ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर अब हम आ जाते हैं कि टीवी का भी हमने देख लिया, उसमें भी आप देख लें, सारी चीज़ें पहले बनाई जाती हैं और उनको फिर स्टूडियोज़ में जाके डब किया जाता है बाकायदा तौर पर, ताकि एचडी क्वालिटी आपको मिले। फिर सॉन्ग्स की बात करते हैं, आप देखें कि पहले वाले सॉन्ग्स उठा के देख लें उनकी क्या क्वालिटी होती थी। आजकल 3D के अंदर जो है वो काम होना शुरू हो चुका है। मतलब 3D गानों के अंदर भी बन जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियोस के अंदर 3D, बल्कि 8D गाने भी अब तो आना शुरू हो चुके हैं कि इस कदर आपने अगर रियल टाइम पे स्टीरियो हेडफोन पहना हुआ है तो आपको आवाज़ बाकायदा तौर पर कानों में नहीं, यूं पूरी सर्कुलेट होती हुई दिखाई देगी। तो ऑडियो इंजीनियर या फिर ऑडियो पे काम करने वाला बंदा या फिर वॉइस ओवर बंदा जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। उस तरफ अब हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो क्लास का जो मेन मकसद है, जो चीज़ें हैं वो हम वॉइस ओवर के ऊपर आएंगे। हम ऑडियो इंजीनियरिंग की बात इसलिए मैं बीच में ले आया कि ये सारी चीज़ें वॉइस से रिलेटेड हैं कि वॉइस कितनी अहमियत रखती है। अच्छा, जब वॉइस ओवर की बात की जाती है, जब सदाकारी की बात की जाती है, अगर हम इसको उर्दू में थोड़ा सा कर लेते हैं कि वॉइस ओवर अकेला नहीं होता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहा जाता है बाकायदा तौर पर। ये तो हम आम तौर पे कहते हैं जी यार वॉइस ओवर, ये बंदा वॉइस ओवर है। नॉट वॉइस ओवर, दैट इज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ठीक है, सदाकार होता है। जिस तरीके से अदाकार होता है वैसे ही सदाकार होता है। अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि ये सदाकार और अदाकार का बेसिकली क्या ताल्लुक है। सदा से निकली है आवाज़, और जो अदाकारी है, सदा और अदाकारी को जब मिलाएं तो बनती है सदाकारी। अब आपको इसका बेसिक थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, उसको एक अच्छा अदाकार होना भी ज़रूरी है। वो अदाकारी अच्छी करेगा तो ही जो है वो अच्छा वॉइस ओवर जो है वो कर सकेगा। इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसको जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अदाकारी क्यों ज़रूरी होती है। अगर अदाकारी ना करें तो क्या आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। हर चीज़ के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके रेगुलेशंस होते हैं। अगर उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप धक्का स्टार्ट काम चला तो लेंगे, लेकिन उसका जो प्रो लेवल होता है ना, उसके प्रो लेवल तक आप कतन और कभी भी नहीं जा सकेंगे। कुछ चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, और इसका फुल ऑन फुल क्रेडिट जो है वो सैफ भाई को ही जाएगा। वरना ये चीज़ें मैं कभी भी रिवील नहीं करता। जो चीज़ें आज मैं कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये मैं अपने जो प्रो लेवल का कोर्स है ना, मैं उसी के अंदर ही करवाता हूँ। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो उससे जो चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे फ़ायदा उठाइएगा। कलम और आपके पास कागज़ अगर मौजूद नहीं है तो फ़ौरन से उठा लें। बाद में ये चीज़ें फिर आप ढूंढते फिरेंगे और आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो खैर, शुरू करते हैं जी। देखें, अगर मैं बिल्कुल ऐसे बैठ के जो है वो मैं बोल रहा हूँ और मैं कॉन्टीन्यूसली ऐसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी ज़्यादा मेरी आवाज़ के अंदर वेरिएशन नहीं आएगी और कुछ भी आपको सही अंदाज से सही मायनों में समझ भी नहीं आएगा। एक ही टोन के ऊपर, एक ही जो है वो लय के ऊपर मेरी आवाज़ जो है वो चल रही होगी, और बार बार जो है वो मेरी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बात करूँ। मेरे अल्फाज कट रहे होंगे, मैं बीच में करके जो है वो रुक रहा हूँगा, क्योंकि मेरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ खोलूँगा और मैं थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठूँगा और मेरे हाथों की मूवमेंट मेरी आवाज़ के साथ चल रही होगी और मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो साथ में काम कर रही होगी, आपको बात समझाना मुझे बहुत आसान हो जाएगा। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा, आपको मेरी बात अच्छे से जो है वो समझ आएगी। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने कभी भी मुशाहिदा नहीं किया होगा। अब जाके आप मुशाहिदा कीजिएगा, बल्कि आज के इस लेक्चर के अंदर भी आप मुशाहिदा कीजिएगा कि मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे हाथों की जो मूवमेंट है, वो कहीं न कहीं साथ में चलती रहेगी। इवन कि अगर मेरे हाथ कहीं पे मूव नहीं कर रहे, तो मेरे कंधे ज़रूर साथ में मूव कर रहे होंगे। ये आपकी आवाज़ के अंदर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका जिस्म है, ये जान डालता है। आवाज़ तो आपकी है ही है,
लेकिन उस आवाज़ में अगर आप वाकई में जान डालना चाहते हैं तो आपको अपनी साथ में बॉडी की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। आपका जिस्म जब तक उसमें वो अदाकारी वाला एलिमेंट नहीं डालेगा तो वो बात नहीं बनेगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल हम और देख लेते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे आपकी एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ है और एक टीचर है जो पढ़ा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते वो उसमें से चौथी या पांचवी रो जो है उसके अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब टीचर पीछे मुड़ेगा, कहेगा जी जी आप खड़े हो जाएं, तो सारी क्लास जो है वो खड़ी हो जाएगी या सारी क्लास में से किसी को भी समझ में नहीं आएगी कि वो एक्चुअली किसकी बात कर रहा है टीचर। तो सारे कहेंगे जी टीचर मैं, वो कहेगा नहीं नहीं आप। कौन आप? वो कहेगा जी आप। जब वो जी आप कहेगा उसकी पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होगी, वो पूरा उसको जो है वो इशारा करेगा अपनी बॉडी की वो मूवमेंट के साथ, जी आप, जी आप, जी आप। देखिए अब दोनों में कितना फर्क है, जी आप और जी आप। और उसके अंदर उसको बकायदा तौर पर जो है वो पता भी चल रहा है कि जी उसी को ही बुलाया जा रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो जान भी आ गई और सही जो है वो उसकी निशानदही भी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सदाकारी और उसका साथ में अदाकारी जो है वो दोनों का जो कॉम्बो है वो बेसिकली जो है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो बनता है। इसकी थोड़ी सी हम और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे कि कैसे बॉडी जो है वो आपकी जब तक मूवमेंट आपकी आवाज़ के साथ नहीं होती तब तक आप जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर सकते। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ख्वाब जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, लेकिन उनको बिल्कुल भी इन बेसिक्स का नहीं पता होता। अच्छा, अब हमने एक चीज़ देख ली कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है उसको एक फ़नकार भी होना पड़ेगा। उसको अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट उसी तरीके से जेस्चर, उसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, अब वॉइस ओवर भी देखें 2 से 3, 4, 5 टाइप के होते हैं। हर कैटेगरी डिफरेंट होती है। एक टाइप होती है वॉइस ओवर की नरेशन और एक होती है नॉन नरेशन। अब नरेशन कौन सी होती है और नॉन नरेशन कौन सी होती है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब जो नरेशन होता है वो आ, जैसे हम कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री नरेशन में आ जाता है। ये जो स्टोरी टेलिंग चैनल्स आप देखते हैं ये किस में आ जाता है, ये नरेशन में आ जाता है। ये जो कोटेशन वाले चैनल्स होते हैं ये किस में आ जाते हैं, ये भी नरेशन के अंदर आ जाते हैं। अब नॉन नरेशन क्या होता है? नॉन नरेशन बेसिकली उस तरह का वॉइस ओवर होता है जो जो आपके कमर्शियल्स होते हैं, जो आपके ड्रामाज होते हैं, जो आपके मूवीज होती हैं, ये आपके नॉन जो है वो नरेशन के अंदर आते हैं। नरेशन का एक चीज ये होती है कि उस एक टोन आप उठा लेते हैं, एक ही टोन के ऊपर आप बोलते चले जाते हैं। जैसे 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा, इसी तरीके से आप सारे पे बोलेंगे या गामा पे बोलेंगे या उससे अगले सुर पे चले। मतलब नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे, कौन से सुर के ऊपर जो है वो आप जाकर बोलते हैं, वो एक आप सेट करेंगे, उसी में बस फिर उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। उसी में आप उतार चढ़ाव लेकर आएंगे लेकिन टोन आपकी सेम रहेगी। आपने वो जो लय एक पकड़ ली है वो आपकी सेम रहेगी और एट द एंड एंड तक वही चलती चली जाएगी। जबकि नॉन नरेशन की अगर हम बात करते हैं, नॉन नरेशन जैसे कमर्शियल्स, ये जितने भी कमर्शियल्स होते हैं इनमें कहीं पर कोई टोन रखी जाती है, कहीं पर कोई टोन रखी जाती है और कहीं पर कोई टोन। एक ही कमर्शियल के अंदर मुख्तलिफ टोन्स, मुख्तलिफ उसके ऊपर जाके जो है वो स्केल्स के ऊपर हम जाके हम आवाज़ निकाल रहे होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली इसलिए चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आपको करना पड़ता है और उसके बाद फिर तब जाके आपकी आवाज़ के अंदर निखार आता है, ऐसे नहीं आएगा। फिर आपके पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप गले से बोलना चाहें आप गले से बोल सकते हैं, आप सीने से बोलना चाहें आप सीने से बोल सकते हैं और आप पेट से बोलना चाहें आप पेट से बोल सकते हैं। ये फिर आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर जो है वो मुनहसिर होता है। अभी जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बिल्कुल गले से नहीं है, ये गले से थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाली आवाज़ की तो ये वाली आवाज़ मेरी गले की आवाज़ है। और अगर मैं बात करूं अपने सीने से निकलने वाली आवाज़ की तो ये वाली जो मेरी आवाज़ है ये मेरे सीने में से निकल रही है। तो
आप फिर मुख्तलिफ स्केल्स पर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी आवाज़ को उस तरह से निकाल सकते हैं। उसके अंदर बेस लेकर आना है, आप बेस ला सकते हैं। उसके अंदर खनक लानी है, आप उसके अंदर खनक ला सकते हैं। अब वेरिएशंस, नॉन नरेशन और नरेशन, इनका थोड़ा सा डिफरेंस हम एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो है वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है, पेप्सी अब 90 की हो गई, ठीक है, पेप्सी अब 90 की हो गई। अगर हम इसको फ्लैट जो है वो पढ़ते हैं या फ्लैट हम इसको देखते हैं कि पेप्सी अब 90 की हो गई, इसमें किसी एक बंदे को जो है वो मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। तो मुझे बताएंगे कि आप में से कि कौन अनम्यूट होना चाहेगा, जिसके पास अच्छा माइक्रोफोन है या जिसके पास अच्छा हैंड फ्री लगा हुआ है, उसको जो है वो मैं अनम्यूट करता हूँ और उससे हम जो है वो कहेंगे कि वो आके थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाए, और फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसको जो है वो करके दिखाऊंगा, ताकि एक अच्छा जो है वो सिलसिला बन सके कि हम साथ साथ में प्रैक्टिकली भी जो है वो देखते हैं। ये एहसानुल हक हैं कोई जी, इनको जो है वो हम इनको अनम्यूट का मैंने कहा है। एहसानुल हक साहब, ज़रा आप आइएगा ताकि हम देखें। अगर सारी चीज़ें मैं ही करके आपको जो है वो दिखाऊंगा तो वो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जब आप खुद प्रैक्टिकली साथ साथ में कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक्चुअली मेरे पास कोई माइक अच्छा तो कोई नहीं है। मसला कोई मसला नहीं, तो आप इसी में बोलें। आपने बोलना है पेप्सी अब 90 की हो गई, ठीक है। आपने इसको जी, अब मैं देखें, अब ये एक छोटा सा क्या है, ये एक कंटेंट है या एक छोटा सा फिक्रा है जो आपने बोलना है। पेप्सी अब 90 की हो गई, लेकिन आपने ये खुशखबरी के उस पर जो है वो बताना है और लोगों में अनाउंसमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे पेप्सी पहले 100 रुपए की थी, अब वो 90 की हुई है, तो आपने खुशी से बताना है लोगों को कि पेप्सी 90 की हो गई है और आएं और पेप्सी खरीद लें। ज़रा इसको बोल के दिखाएं, कैसे बोलेंगे आप? पेप्सी अब 90 की हो गई, आएँ और खरीद लें। नहीं आए, बस इतना ही, पेप्सी अब 90 की हो गई। अच्छा, अब इसी फिक्रे को आपने इस अंदाज से बोलना है कि मतलब कि ये महंगी हो गई है। अब मतलब पहले 80 रुपए की थी, अब ये 90 रुपए की हो गई है, तो लोगों को आपने बताना है कि ये 90 की होगी, आपने खरीदनी ही खरीदनी है। अब बताएं, आप कैसे बताएंगे? सर इसमें फेस एक्सप्रेशन ही चेंज होंगे और इसमें वॉइस का मेरे से शायद ना हो पाए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, इसमें सब अ, कुछ चेंज होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा करके दिखाएं ताकि लोगों को ज़रा एहसास हो, लोगों को पता चले। पेप्सी सर मूड थोड़ा सैड होगा, आवाज़ स्लो होगी, पेप्सी अब 90 की हो गई। मतलब इस तरह का थोड़ा बिल्कुल। हो अब जाएगा। शायद मैं देखिएगा, सही एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँगा। मैं थोड़ा सा ज़रा एक्टिव होता हूँ, थोड़ा आ जो है वो जी, सामने आ जी, जाए। जी सर। पेप्सी अब 90 की हो गई। अब अगर मैं यही अगर बराबर। हाथ बांध के बैठ के जो है वो मैं कहूँ कि पेप्सी अब 90 की हो गई, वो, या पेप्सी अब 90 की हो गई, वो वाला नहीं निकलेगा। पेप्सी अब 90 की हो गई, तो वो बकायदा तौर पर वो एक अनाउंसमेंट भी है, पेप्सी अब ये। एक तो ये स्ट्रेस पॉज भी अभी हम आगे चल के देखेंगे, स्ट्रेस पॉज भी करने हैं, वो कितनी अहमियत के हामिल होते हैं। दूसरा ये है कि पहला फिक्रा मेरा और टोन में है, दूसरा फिक्रा मेरा और टोन में है। पेप्सी अब 90 की हो गई, मतलब आप साथ में अपने हाथों को भी जब पूरा वो कर रहे हैं और वो एक्साइटमेंट वो उसके अंदर आ रही है, तो वो बकायदा तौर पर अनाउंसमेंट आ जाएगी। इसी फिक्रे को अगर हम दूसरे किसी टोन में करें, पेप्सी अब 90 की हो गई, देखिए बात वही है, जी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से किया तो वो एक आगे क्वेश्चन मार्क बन गया। पेप्सी अब 90 की हो गई, मतलब 90 की हो गई अब पेप्सी, पेप्सी अब 90 की हो गई। कि अब उसको थोड़ा सा हम वो ज़रा सैड टोन के अंदर ज़रा वो हम वो मतलब फिक्रा एक ही है, लेकिन आप उसको मुख्तलिफ टोन्स के अंदर कर सकते हैं, वो उसकी वैल्यू को वो बदल के रख देता है कि आपने किस उसके ऊपर करना है। तो ये भी बड़ा अहम होता है कि जब आपको कोई भी कंटेंट दिया जाता है, जब आपको कोई भी कंटेंट मिलता है और आप उस कंटेंट को करते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि वो किस उसका मकसद क्या है। अब आप जो है वो अपने माइक को जो है वो म्यूट कर दीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो
ताकि बाकियों को जो है वो मसाइल ना हो। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जब भी आपके पास, अब आपने अगला काम क्या करना है। देखें, पहला काम तो आपने ये कर लिया कि एक जो वॉइस ओवर वाला बंदा होता है वो सिर्फ वॉइस ओवर नहीं होता, वो साथ में एक आर्टिस्ट भी होता है, वो साथ में एक अदाकार भी होता है, ताकि वो जब वॉइस ओवर करे तो उसकी पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट उसके साथ साथ में हो, उसकी बॉडी की सारी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होगी, तब ही वो अच्छे अंदाज से जो है वो वॉइस ओवर कर सकेगा। दूसरा काम जो उसने करना है, जब भी उसके पास कंटेंट आए, जब भी उसके पास जो भी उसने बोलना है वो मटेरियल उसके पास आए जो लिखा हुआ है, आपने जो वॉइस ओवर करवा रहा है उससे आपने ये लाजमी पूछ लेना है कि इसकी टोन क्या रखनी है। इसको एक्साइटमेंट टोन में बोलना है, इसको, अब ये देखें 10 से 12 जो है वो टोन्स होती हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो टोन्स होती हैं। ये सारी बहुत ज़्यादा टोन्स होती हैं इसकी। एक वीक टोन होती है, एक डार्क टोन होती है, एक लाइट टोन होती है, एक हाई टोन होती है, एक लो टोन होती है, एक थ्रोटी टोन होती है, एक स्क्वीज्ड टोन होती है, एक फोर्स टोन होती है, एक स्क्वीकी टोन होती है, एक अनोइंग टोन होती है, एक शार्प टोन होती है और एक सॉफ्ट टोन होती है। ये 12 जो है वो आप यूँ समझ लें कि जॉनराज होते हैं जिनके अंदर आप नॉन नरेशन वाला जो वॉइस ओवर है वो आप करते हैं। मैं एक दो वीडियोस भी आपको आपके साथ जो है वो यहाँ पर शेयर करूँगा, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जो सदाकारी और अदाकारी का कॉम्बो है ये भी मैं आपके साथ अभी दिखाऊंगा। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा इस तरह की जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी इतना मुशाहिदा जो है वो किया ही नहीं है कि टोन और ये सारी चीज़ें जो है वो किस कदर जो है वो अहमियत की हामिल होती हैं। मैं अब आपके साथ जो है वो जो पहली चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो है जी कि ये जो वॉइस ओवर है ये किया किस किस तरीके से जाता है। वो गो के एक डबिंग ही है और ये बड़ी मज़े की जो है वो डबिंग है। ये आप जो है वो देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो हम्म, अच्छा जी, ये है जी ये। अच्छा, अब एक दो चीज़ें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो और भी बता दूं कि जिन चीज़ों का आपने बहुत ही ख्याल रखना है जब भी आपने वॉइस ओवर करना है। जब भी आपने वॉइस ओवर के लिए कोई भी आपने आवाज़ जो है वो देनी है, वो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, उसके बाद हम फिर ये थोड़ा सा वो देखते हैं। नंबर वन चीज़ ये है कि आपने कभी भी बैठ कर वॉइस ओवर नहीं करना। हमेशा आपने खड़े होकर वॉइस ओवर करना है। बैठ कर वॉइस ओवर करना जुर्म समझा जाता है वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर। रेडियो प्रोग्राम बैठकर किए जाते हैं क्योंकि उसमें मजबूरी होती है। अच्छा, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे करके जो है वो नहीं बैठा हुआ। जब तक मैंने सिर्फ गुफ्तगू करनी थी आपसे शुरू में, तो मैं शायद अपने आप को यूँ रिलैक्स रख के बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसे एक्टिव रख के बैठा हुआ। तो आप की आवाज़ के अंदर एनर्जी ही तब आती है, आपकी आवाज़ कांस्टेंट तब ही रहती है, मतलब उसके अंदर फिर वो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। वो भी देखेंगे हम आगे चल के कि वो उतार चढ़ाव जो है वो जब नहीं जो है वो नहीं आएगा आवाज़ के अंदर, एक ही उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो उसके एडिटिंग में जो है वो कितना उसका ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो है वो खड़े होकर आपने करना है। माइक से डिस्टेंस आपने जो है वो रखना होता है। अगर आपका डायनामिक माइक है तो उसके लिए एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि कम से कम आपने जो है वो ये 4 उंगलियों जितना डिस्टेंस आपने लाजमी रखना है। इससे नज़दीक होंगे तो बफ ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास ये पॉप फिल्टर है, ये अच्छे वाला आप पॉप फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इतना करीबी चले जाएंगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आएगा, लेकिन आपकी आवाज़ ब्लास्ट नहीं होगी, आपकी आवाज़ ठीक आएगी। फक फक की आवाज़ जो है वो नहीं आएगी। अगर बहुत अच्छा माइक्रोफोन नहीं है तो कम से कम 4 आपने इसका जो है वो डिस्टेंस लाजमी तौर पे रखना है। दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपने हाथ बांध कर बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से खड़े होकर वॉइस ओवर नहीं करना। दोनों हाथों को खोलना है और दोनों हाथों को खोल के आपने पूरे उसके साथ जो है वो जिसको कहते हैं ना जाहो जलाल के साथ जो है वो आपने वो करना है। वो आपने इसी तरह से इसी तरीके से जो है वो आपने अपना वॉइस ओवर करना है।
स्क्रिप्ट आपके सामने होना चाहिए लगा हुआ। रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यूं करके हाथ में स्क्रिप्ट हो और आप यूं नीचे देख के जो है वो बोल रहे हो। ऐसे करने से क्या होता है, आपका ये जो गला है ये दब जाता है, आपकी आवाज़ दब जाती है। लोग क्या करते हैं, नीचे अपने सिस्टम के ऊपर उन्होंने वो खोला हुआ होता है और इस तरह करके जो है वो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आपका गला तो दब गया, आपकी आवाज़ कैसे निकलेगी। हमेशा जो वॉइस ओवर होता है उसके बिल्कुल यूं सामने यहाँ पर इस तरह से करके जो है वो लगा हुआ होता है और उसका मुंह बिल्कुल सीधा होता है। आप अभी भी इसी वक्त भी आप करके देख सकते हैं कि यूं नीचे करके आप जो है वो बोल के देखें। जैसे अभी देखें, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ घुट गई है। आप यहाँ पर रख के बोल के देखें, आपकी आवाज़ खुल जाएगी। और अगर यहाँ पर रख के जो है वो आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा खुल जाएगी, वैरायटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट की बजाय थोड़ा सा उससे आपने यूं ऊपर रखना है और ये ऐसे, जैसे आपका अगर कद 5 फुट 8 इंच है और आप 5 फुट 10 इंच वाले से बात कर रहे होते, मतलब थोड़ा सा यूं करके वो वाला आपने वो रखना है। सामने आपने लगा लेना है, किसी दीवार के ऊपर लगा लें, किसी स्टैंड के ऊपर लगा लें, हाथ में पकड़े मत, माइक आपके सामने हो और उसके बाद आप रिकॉर्ड करें। देखें, यहीं पर ही आपको बहुत मेजर फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके वॉइस ओवर के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो, आपकी आवाज़ दबी हुई ना हो, आपकी आवाज़ के अंदर जो बेस है वो अच्छे से आ रही हो, आपकी आवाज़ के अंदर जो ट्रेबल है वो अच्छे से आ रही हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो वही चीज़ें आपकी वैसी की वैसी जो है वो रह जाएंगी। मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर। जितनी चीज़ें मैं उस वॉइस मैसेज में बता सक रहा होता हूँ मैं बताता हूँ, लेकिन आज एक अच्छा मौका है, एक अच्छी जगह पर है, तो आपको बाकायदा तौर पर वीडियो के अंदर मैं करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकें और आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की समझ में आ जाएं। हम जा रहे थे वो करने के लिए, डबिंग देखने के लिए। मुझे मिल नहीं रहा, एक मिनट, ये देखते हैं इसको ओपन करके। हाँ जी, मिल गया जी, मिल गया मिल गया मिल गया। ये मैं अपना डेस्कटॉप जो है वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये मेरे ख्याल में सैफ आपकी तरफ से डेस्कटॉप मेरे ख्याल में शेयर है, उसको अगर आप क्लोज कर दें तो ये आ गया जी। लेकिन इसमें सॉरी, हाँ शेयर साउंड भी करूँगा मैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। बल्कि इसकी बजाय हम ये The jadoo that was created by Lion King was incredible. अभी इसमें देखिएगा, जब वो डब कर रहा होगा, जब वो बाकायदा तौर पर वॉइस ओवर कर रहा होगा, तो वो कैसे कर रहा है, आपने उस चीज़ पे फोकस रखना है। जब भी वॉइस ओवर किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है। किसी मूवी को डब करना है या फिर डब नहीं करना, आपने कुछ स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, कोई कमर्शियल रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सारे के सारे यही प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिंदगी बड़ी जालिम है ना मेरी जान? I remember being floored by the film. Never would have imagined that I would be one day voicing a character from that. So awesome feeling. It's पहला ही था मैं, भूल गए क्या हमारे अनमोल राजकुमार के आने तक? there's a lot of detailing in the character of Scar. When you're voicing such a character, then it's very interesting to work out the layers of the character. It's a very human emotion which is there in Scar. It was challenging when you are voicing a live action because the animals' faces, they're very different, they're very restrained, and in that we have to give emotion and
enliven it. ये मेरी हुकूमत है, हक है मेरा। As far as the Hindi version is concerned, we have really Indianized it, given it a flavor which speaks the language which people can relate to. मुफासा और सिम्बा नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हारा महाराजा हूं। Disney's The Lion King. मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गई होगी। वैसे इनका ये हिंदी के लिए है, इन्होंने अंग्रेज़ी जो बनाया है उसके लिए भी ऐसा ही है। वो भी जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, शायद कुछ लोगों के सवालात भी हैं। मेरी हमेशा ये होती है, मैंने एक चंक्स बनाए हुए होते हैं। फर्स्ट चंक के बाद मैं जो है वो ओपन करता होता हूँ कि आपको कुछ सवाल करना है। वहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उसकी अहमियत आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही, या उसमें मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। लुकमान ख़ान है जी, वो शायद कोई सवाल करना चाहते हैं। लुकमान, आए जल्दी से सवाल करें क्योंकि वक्त कम है हमारे पास और काम अभी करने वाला बहुत ज़्यादा है। लुकमान ख़ान, इन्होंने हाथ खड़ा किया था। चलें जी, लुकमान ख़ान नहीं है तो चौधरी अली हैं और अदनान हैदर, इन दोनों में से कोई भी है वो जल्दी से आ जाए, सवाल कर सकता है। नहीं, सो रहे हैं सारे क्या? मोहम्मद हुसैन, शायद आप सवाल करना चाहते हैं। चले, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि सुफियान अफजल, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सुफियान। सर मैं ज़रा थोड़ा-सा लेट आया हूँ, तो मैंने ये शायद आपने बताया है कि नहीं, ये माहौल किस तरह का होना चाहिए और ये आपने जो माइक लिया हुआ है ये कौन-सा है? ये मैंने सर अभी ये थोड़ा-सा बता दें। बताया नहीं। माइक्स की तरफ हम अच्छा, आएंगे कि माइक्स कितना अहम किरदार अदा करते जी। हैं, सर इनकी ये तरफ हम। एनवायरनमेंट में बता दिया है आपने? एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? हाँ, वो मैंने बता दी है। वो आप फिर सर बाकी प्लीज़ किसी ये भाई से थोड़ा-सा एक्सप्लेन रुजू कर कर दें। लीजिएगा, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की हुई तो वो शेयर कर ठीक, देंगे। अब मैं सबके लिए दोबारा से तो नहीं वो बात करूँगा ना। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके सर, थैंक यू थैंक्स। थैंक यू। म्यूट कर लें जी अपने आप को, इससे पहले कि मैं कर दूं। नजीबुल्ला शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। 3 सवाल हम लेंगे, एक हो गया है जी। जी नजीबुल्ला। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल है इसे कि नॉइस रिमूव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है सर? नॉइज़ रिमूव करने के लिए एडोब एडिशन दी बेस्ट है। ओके सर, ओके सर। ठीक हो गया, चले। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वकास मियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी वकास। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। सर सेकंडली मेरा चैनल है क्राइम स्टोरीज के ऊपर। ठीक है। तो सर मुझे सर किस तरह की उसमें टोन रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है, तो मैं थोड़ा-सा चैनल मेरा डाउन जा रहा है, तो हुँ। काइंडली रहनुमाई कर दें सर मेरी। इसके लिए आपको थ्रोटी टोन चाहिए और थ्रोटी टोन के अंदर आप लो एंड पे रहते हुए अपनी आवाज़ को जो है वो करेंगे। शुक्रिया सर, मेहरबानी। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पे कोई आपके पास स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को जो है वो आप पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अकरम ने अफजल को जो है वो मारा। अकरम ने अफजल को मारा, ये एक बिल्कुल आपकी अपर टोन और फ्लैट। अकरम ने अफजल को मारा। अब देखें कि वो नीचे वाली और थ्रोटी टोन जैसे ही आई, हल्का सा हम इसके अंदर इफेक्ट्स डालेंगे, नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे, वो वैसे ही सस्पेंस टाइप जो है वो बन जाएगा। तो आपका जो क्रिमिनल या क्राइम से रिलेटेड इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जब तक ये वाला उसके अंदर एलिमेंट नहीं आता, तब तक जो है वो सुनने वाले को लग रहा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपने रियलाइज उसके अंदर ये करवाना होता है कि कुछ हुआ है। तो नीचे से एक तो सीने से आवाज़ आएगी आपकी, दूसरा जो है वो थ्रोटी एलिमेंट उसके अंदर लाजमी आना चाहिए। मतलब लो एंड और थ्रोटी आवाज़ जब आपकी होगी उसके लिए, तो फिर वो एक अच्छा सिलसिला आपके लिए बन जाएगा। अच्छा,
जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि खड़े होकर आपने वॉइस ओवर करना है, आपने पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर लेकर आनी है। हमने इस वीडियो के अंदर भी देख लिया कि वो कैसे, अगर वो किसी को कुछ कह रहा है तो वो बाकायदा तौर पर जो है वो इस तरह से कर रहा है। आप अगर कोई विज़िट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस अगर आपके घर के करीब है, कोई रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर अगर आप जाके किसी को रेडियो प्रोग्राम करते हुए अगर आप देख सकते हैं, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी जाएँ और देखें वहाँ पर जाके। आप शीशे के उस पार से जब देख रहे होंगे ना, वो कुर्सी के ऊपर बैठा तो होगा, लेकिन हाथों की मूवमेंट उसकी ऐसे ही चल रही होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही उसके अंदर होगी। तो इस चीज़ को पल्लू से बांध लें कि जब तक बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, आपका अच्छा वॉइस ओवर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, खड़े होकर करना है, थोड़ा सा आपने अपने हेड को थोड़ा ऊपर रखना है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। स्क्रिप्ट आपके सामने लगा होना चाहिए। स्क्रिप्ट को करने से पहले आपने टोन उसकी निकाल लेनी है कि किस टोन में करना है, ताकि आप एग्जैक्टली उस टोन के अंदर उस चीज़ को कर सकें। अब एक और बड़ी टिप की बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो टिप की बात ये है कि हमेशा जब भी वॉइस ओवर करना होता है, उससे पहले आपने खाना पीना नहीं होता। उसका नुकसान क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होगा। अभी तक आप देखें कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलते हुए लगभग 35 से 38 मिनट हो चुके हैं, और मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो बोले जा रहा हूँ। जब आप वॉइस ओवर करते हैं, आप वॉइस ओवर मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट का आपका वॉइस ओवर होता है, और 5 से 7 मिनट के वॉइस ओवर के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? अकरम ने अफजल को मारा, और वो फिर वहां से चल पड़े, और फिर उन्होंने इस तरफ रुख किया, और फिर उन्होंने उस तरफ रुख किया। मतलब इतने बड़े बड़े उसके अंदर सांस का जो एलिमेंट होता है वो होता है, मतलब बेतुके किस्म के आपके सांस होते हैं। और फिर मुझे ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर सांस बहुत फूलता है, क्या करें? सर इस सांस को निकालना कैसे है वो हमें बता दें। तो भैया सबसे पहला उसका काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने जब भी वॉइस ओवर करना है, जहन में रख लें कि 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हो। अगर 2 घंटे पहले आपने खाना नहीं खाया होगा, तो फिर आपका सांस ऐसे ही फूलेगा, और फिर आप ऐसे ही बात करेंगे, और फिर आपकी हर जो है वो जुमले के बाद एक लंबा सांस आएगा, और फिर आपकी उसमें रिकॉर्डिंग के अंदर भी ऐसे ही सांस आएगा। नंबर 1 चीज़ हो गई ये। नंबर दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने अपने पास, जैसे अभी मुझे आपने पानी पीते हुए देखा था, तो मेरे पास ये ऐसे ही गिलास रहता है। जिन लोगों ने मेरे कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब के ऊपर मेरा लाइव सेशन भी देखते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि होता क्या है। मेरे पास ये पानी और पानी की बोतल और पानी का गिलास ऐसे ही मौजूद होता है, और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद भर भर के गिलास नहीं उंडेल रहा होता, थोड़ा थोड़ा सिप ले रहा होता हूँ। आपका ये जो गला है ये तर रहेगा, आपको बोलने में आसानी रहेगी, आपके जो ज़ुबान है वो चिपचिपी नहीं होगी। चिपचिपी ज़ुबान होने से क्या होता है, इस तरह की आवाज़ें आपकी रिकॉर्डिंग में आ रही होती हैं। वो फिर जो आवाज़ रिकॉर्डिंग में आ गई उसको नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, अब देखें, एक और गलत परसेप्शन है लोगों की, एक और गलत इसके अंदर जो है वो सोच है लोगों की, वो भी मैं थोड़ी सी आज जो है वो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं निकालना चाहूँगा कि नॉइज़ क्या होता है और वॉइस क्या होता है। नॉइज़ बेसिकली ये होता है जो आप अपने माइक्रोफोन में सुन रहे होते हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है, इस तरह की जो आवाज़ होती है ये नॉइज़ होता है, ये वॉइस है। जो पीछे से बच्चों की आवाज़ आएगी वो वॉइस है। जो पंखा चलने की आवाज़ आएगी वो नॉइज़ नहीं है, वो वॉइस है। जो बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ आएगी वो भी वॉइस है, क्योंकि उसकी और आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये जो वाला एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी और है, ये निकल जाएगी आपकी आवाज़ में से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज है ना। मतलब अगर 2 में से 2 ही मैं निकाल दूंगा तो पीछे बचेगा 0। अगर 2 में से 1 निकालूंगा तो कम से कम पीछे 1 तो बच जाएगा ना। इतना तो हिसाब आपको आता है ना। आपकी आवाज़ 2 फ्रीक्वेंसी है मिसाल के तौर पे, और मोटरसाइकिल की आवाज़ भी 2 फ्रीक्वेंसी है। तो 2 में से जब 2 निकल जाएगा तो पीछे ना आपकी आवाज़ बचेगी, ना मोटरसाइकिल की आवाज़ बचेगी, ना बच्चों की आवाज़ बचेगी, ना ये आवाज़ बचेगी, और ना ही ये सांस वाली आपकी आवाज़ बचेगी। ठीक है, तो नॉइज़ और वॉइस में डिफरेंस होता है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि नॉइज़ निकालने का मकसद और मतलब ये होता है कि वो जो
वाला साउंड होता है या ज़ वाला साउंड होता है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। ये आपकी आवाज़ में से निकल सकती हैं। अगर कोई और आवाज़ है वो आपकी आवाज़ में से नहीं निकल सकती। इसको अपने इस जगह पर जो है वो फिल आउट कर लें। मेरा ख्याल है कि अब नॉइज़ और वॉइस का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक भाई नॉइज़ निकालने का पूछ रहे थे तो सोचा कि ये भी आपको मैं बता दूं ताकि आपको पता हो कि नॉइज़ और वॉइस क्या होता है। अब जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आपने उसके अंदर वॉइस नहीं ऐड करनी, ना सांस की, ना पिचिक पिचिक की आवाज़। जो डल गई वो फिर नहीं निकलेगी, उससे आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब होगी। तो इसीलिए खाना पीना आप 2 घंटे पहले छोड़ दें। कम से कम 2 घंटे पहले आपने खाया हो। उसके बाद आप खड़े होके अपने पास थोड़ा सा पानी रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप लेते रहें उसका और रिकॉर्डिंग करते रहें। सही जगह पर स्ट्रेस करें, सही जगह पर पॉज करें, फिर देखिएगा आपका सांस कहीं नहीं फूलेगा। किसी भाई की अच्छी उर्दू है, कोई भाई अच्छी उर्दू पढ़ लेता है तो वो ज़रा अपना हाथ जो है वो खड़ा करे और जल्दी से, ताकि हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। स्ट्रेस पॉजेज कितनी अहमियत के हामिल होते हैं उन पर आपने काम करना है। वो थोड़ा सा अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि टोन्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा पढ़ने की तरफ भी आते हैं कि पढ़ते वक्त स्ट्रेस पॉजेज अगर सही जगह पर ना हो तो उसका क्या नुकसान होता है और वो किस तरीके से जो है वो चल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर फैसल हैं, फैसल सलाम, फैसल को हम कहते हैं। फैसल ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी फैसल, हेलो। अच्छा जी, हैदर मुनीर हैं यहाँ पर। हाँ जी, हैदर मुनीर साहब। नहीं जी, इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा यार, फिर हाथ ना खड़ा किया करे ना। इम्तियाज़ हुसैन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है उर्दू आपकी? जी सर, कोशिश पक्की? करेंगे सर इंशाल्लाह। चलें हम खोल लेते हैं स्क्रिप्ट को। अभी देखिएगा कि कहानी के अंदर जान भी आएगी और कहानी में आपको कहीं पर सांस फूलता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। यार किधर गया? इधर से खोल लेते हैं। भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नज़र आ रहा है ना सबको? चलें जी इसको। सर, पढ़ूं सर? जी जी, बिस्मिल्लाह करें। पागल टैक्सी ड्राइवर वो एक खस्ता हाल बेहोश औरत को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, जिसके साथ 2 नौउम्र बच्चे थे। शक्ल व शबाहत से भिखारी लग रहे थे। डॉक्टर ने मरीजा को देखा और बोला, इस बीबी को हार्ट अटैक हुआ है। अगर फौरी इमदाद ना दी गई तो ये मर जाएगी। फौरी इलाज के लिए खासी रकम की जरूरत है। सुनते ही बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। वो शख्स कभी डॉक्टर को देखता, कभी मरीजा को और कभी बच्चियों को। क्या लगती हैं ये आपकी? डॉक्टर ने इस शख्स को बद तजब्जुब। ये सर तजब्बुब में देखते हुए पूछा। जैसे नीचे कुछ नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूँ। इसे सड़क पे लेटे देखा। इसके पास बैठे ये दोनों। ठीक हो गया। चलें अब मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा कि आप में और मेरे पढ़ने में क्या डिफरेंस है। यार ये कौन लकीरें मार रहा है? आप मार रहे हैं लकीरें? नहीं सर, मैं नहीं मर रहा। पागल टैक्सी ड्राइवर वो एक खस्ता हाल बेहोश औरत को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, जिसके साथ 2 नौउम्र बच्चे थे। शक्लो शुबाहत से भिखारी लग रहे थे। डॉक्टर ने मरीजा को देखा और बोला,
इस बीबी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर फौरी इमदाद ना दी गई तो ये मर जाएगी। फौरी इलाज के लिए खासी रकम की जरूरत है। सुनते ही बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। वो शख्स कभी डॉक्टर को देखता, कभी मरीजा को, और कभी बच्चों को। क्या लगती हैं ये आपकी? डॉक्टर ने उस शख्स को तजब्जुब में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूं। इसे सड़क पर लेटे देखा, इसके पास बैठे ये दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं हमदर्दी में यहां ले आया हूं। मेरी जेब में जो है दे देता हूं। इसने जेब से जमा पूंजी निकालकर मेज पर रख दी। जी, क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, मेरी आवाज बार बार फूल रही थी और सही तरीके में मैंने नहीं उसके वो पढ़नी। अब इसमें बहुत सारी और आप चीजें, थोड़ा हाँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। नंबर वन चीज ये कि आप सीधा सीधा पढ़ रहे थे उसको, जबकि जी सर। मैं उसके अंदर एक तो उतार चढ़ाव लेकर आ रहा था। किस लफ्ज के ऊपर जोर देना है, वो किस लफ्ज के ऊपर जोर नहीं देना, सांस कहाँ पर लेना है। मैंने सांस लिया, लेकिन आपको कहीं पर सांस की आवाज आई? नहीं सर। तो देखें कितनी मतलब मजे की चीज है कि आप सांस भी ले रहे हैं और सांस की आवाज भी नहीं आ रही। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गाना कोई सुनते हैं ना, या लाइव सिंगर कभी किसी को गाते हुए सुना है आपने? वो सांस ले रहा होता है लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। उन्होंने बीच में जगह बनाई हुई होती है कहाँ कहाँ उन्होंने सांस लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सांस नहीं, मेरा सांस नहीं फूलता, या मुझे सांस लेने में जो है वो कोई दिक्कत होती है। लेकिन हमने सांस कैसे लेना है, किस जगह पर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार अदा कर रहा होता है। फिर किस लफ्ज के ऊपर आपने जोर देना है, किस पर नहीं देना, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है। एक और हम यहाँ पर काम करते हैं। अभी देखिएगा, मैं आपको एक एक अब अभी आप मेरे साथ ही रहिएगा जी सर। कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि आपके कौमे जो है ना, वो अगर आपने लगाए हुए हैं अपने इस पढ़ने में, तो वो कितने अहमियत के हामिल होते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक छोटा सा फिक्रा लिखता हूँ कि वो आप जी जी। देखिएगा। ओहो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हर किसी को नजर आए। इसको ज़रा पढ़ें। रुको मत, जाने दो। आपने ऐसे ही क्यों पढ़ा? आप ऐसे भी तो पढ़ सकते थे ना, रोको मत जाने दो। दोनों जी के सर। दोनों के जो मानी है उसमें फर्क आया। आपने कहा रोको मत, मतलब जी इसको मत रोको, जाने दो। लेकिन मैंने जो पढ़ा उसके अंदर ये आया कि रोको मत जाने दो, मतलब रोक लो इसको, मत जाने दो। फिक्रा एक ही है। गलत जगह पे आप रुके, गलत जगह पे आपने सांस लिया, तो आपके फिक्रे का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जी सर। समझ में आई कि यार ये वॉइस जी ओवर कोई कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि 1500 रुपए का बोया वाला माइक लें और आप जो है वो किसी वेबसाइट से जो है वो करें, कॉपी पेस्ट करें चीज़ें, और उसके बाद जो है वो आप उनको रिकॉर्ड करके कहें जी मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छी आवाज़ दी है तो उसको अच्छे अंदाज से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने कर ली हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका म्यूट कर लीजिएगा अपना माइक अब आप के थैंक यू सर। अब जो है वो हमने सारी चीज़ें देख ली। अब इक्विपमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है जितनी ये चीज़ें बाकी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, एक माइक्रोफोन है ये आपके सामने, एक माइक्रोफोन मेरे ये हाथ में है, और इस माइक्रोफोन की और इस माइक्रोफोन की आवाज़ में कितना डिफरेंस है। दोनों की प्राइस में भी ऑब्वियसली बड़ा फ़र्क है, लेकिन एक छोटा सा डेमो जो है वो हम करेंगे, और अगले कुछ मिनट जो है वो मैं इस माइक्रोफोन से जो है वो बोलूँगा। ये भी किस कंपनी का है, क्या ब्रांड है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। और आपके लिए कौन सा माइक्रोफोन बेस्ट हो सकता है वो भी मैं थोड़ा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताऊँगा कि आपने कैसे उनको फाइंड आउट करना है।
अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये डायनामिक हैंड हेल्ड माइक्रोफोन है, इससे आप आवाज़ सुन रहे हैं। इससे पहले जो आवाज़ सुन रहे थे वो इस माइक्रोफोन से थी, और वो वाला माइक्रोफोन भी डायनामिक था। यानी कि ये दोनों माइक्रोफोन यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों डायनामिक माइक्रोफोन ही है। ये शोर कंपनी का है, शोर का SM7B है। मार्केट में अगर इसकी प्राइस देखें तो तकरीबन ये इन दिनों 82,000 से 86,000 के दरमियान में आपको डॉलर रेट के फ्लक्चुएट होने के साथ साथ मिलेगा ये वाला माइक। अगर मैं इस माइक की बात करूं तो ये माइक आपको तकरीबन 22 से 24,000 रुपये की रेंज में इस वक्त मिलेगा। ये सेनाइजर कंपनी का माइक है। ये जो है वो मेड इन जर्मनी है, ये मेड इन US है। ठीक हो गया। आपको देखें दोनों की आवाज़ में अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो मालूम हुआ होगा। मेरी आवाज़ की बेस के अंदर भी आपको जो है वो फ़र्क आता हुआ दिखाई दिया होगा। मेरी ओवरऑल आवाज़ की ग्रिप के अंदर भी आपको जो है वो फ़र्क आता हुआ दिखाई दिया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और जो मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ, वो ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास लोग पता क्या आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं आके मुझे कहते हैं कि सर हमें बेस्ट माइक बता दें, हमारा बजट है 2,000 रुपये। मैं उनको ये बता रहा होता हूँ कि भैया ऐसे माइक की सिलेक्शन नहीं होती जैसे आप लोग सिलेक्शन करवाते हैं। कहते हैं जी 2,000 रुपया मुझे बेस्ट माइक बता दें। या फिर आप जाते हैं जी वो फलाने बंदे ने बोया वाला माइक ले लिया है, उसके अंदर उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, मैं भी जाता हूँ बोया वाला ले लेता हूँ। जब मैं जाके बोया वाला लेता हूँ तो मेरी आवाज़ पे वो सूट नहीं करता। मैं फिर उस पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं शदाइयों की तरह जो है वो कभी उसके पास जाता हूँ, कभी उसके पास जाता हूँ। एक्चुअल मसला कहाँ पर है, वो मसला जो है वो फाइंड आउट नहीं करता मैं, कि मेरी आवाज़ की पिच क्या है, मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, और इस माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या ये दोनों मैच करती हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि देखें आप मार्केट में जूता लेने के लिए जाते हैं, आपके पाँव में जो जूता आएगा जिस नंबर का आएगा वही 9 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 7 नंबर का, कौन से नंबर का जूता आएगा आप वही लेंगे ना। अब ब्रांड हर नंबर का जूता बनाता है, बाटा हर तरह का जूता बनाता है, सर्विस हर तरह का जूता बनाता है, और अर्बन सोल हर तरह का जूता बनाता है। वो एक ही जूते के अंदर मुख्तलिफ साइजेस भी रख देता है। वो पागल ऐसा काम करेगा? मतलब कंपनियां हैं वो इतने सारे माइक बनाती हैं, एक कंपनी फिर एक ही माइक क्यों नहीं बनाती? वो ये वाला माइक भी बना देती है, वो इस तरह के 8-10 और मॉडल्स भी बना देती है। वो क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है, हर माइक हर जगह के हिसाब से नहीं होता। आप गौर कीजिएगा, हर माइक हर जगह के हिसाब से नहीं होता, और हर माइक हर आवाज़ के लिहाज से नहीं होता। ये आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, माइक की फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसकी फ्रीक्वेंसी जाकर चेक करनी पड़ती है एडोब एडिशन सॉफ्टवेयर के अंदर, कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अंदर आपकी मिड फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी की आपकी आवाज़ को ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से आप माइक की सिलेक्शन कर सकें और परचेज़ कर सकें। अभी ये सिर्फ 2 माइक मैंने आपको दिखाए थे, एक छोटा सा माइक आपके साथ मैं और भी शेयर करता हूं, ताकि आपको मज़ीद भी जो है वो क्लियर हो जाए कि जो है वो ये सिर्फ 2 माइक्स की बात नहीं है। अब मैं जो अगला माइक जो है वो टेस्ट करने वाला हूं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का माइक है। इतना ही गेन खुला हुआ है, सब कुछ इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ एक माइक उतारूंगा और दूसरा लगाऊंगा मैं। जी, इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अब बोल रहा हूँ सैमसंग का ये माइक है। अब देखें कि मेरी इसमें फक फक की आवाज़ भी फक फक, ये देखें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, जबकि दूसरे माइक के अंदर इतनी नहीं आ रही थी, और आपको आवाज़ के अंदर भी कुछ मेजर जो है वो फ़र्क आता हुआ दिखाई दिया होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। तो ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपको ज़रा बराबर भी जो है वो एहसास नहीं होता। एक इसी तरह का माइक और भी है मेरे पास, अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसमें भी देखिएगा कि आपको आवाज़ का कितनी डिफरेंस जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। जी, अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये बहरींजर का माइक है, इसमें से आपको आवाज़ कैसे आ रही है? अच्छा, रियल टाइम पे कितना ज़्यादा फ़र्क है ये आपको तभी महसूस होगा जब आपने हैंड फ्री लगाया होगा या हेडफोन लगाए होंगे। आपको शायद हो सकता है अपने मोबाइल के स्पीकर में उतना वाज़े फ़र्क ना दिखाई दे रहा हो जितना वाज़े फ़र्क आना चाहिए, लेकिन अभी इस फ़र्क को हम इस तरह से देखेंगे
अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये आप सुन रहे हैं शोर के SM7B से। मेरी आवाज़ के लिए ये बहुत परफेक्ट है कि मुझे किसी किस्म के कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाने पड़ते। नेचुरली जो मेरी आवाज़ है ये वही ब्रॉडकास्ट करता है। बाकी जो सेमी तौर पर जो है जो मैं माइक्रोफोन रखता हूँ वो मेरे पास ये है कि अगर मुझे कहीं पर मूव करना है, कहीं पर लेकर जाना है, तो मैं इस माइक को यूज़ करता हूँ। तो आपको अपनी आवाज़ के लिहाज से माइक्रोफोन की जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने जो है वो कोई भी माइक परचेज़ करना है, उससे पहले आपने ये लाख दफ़ा सोच लेना है कि आपका बजट कितना है। ये नहीं, बल्कि आपने ये सोचना है कि क्या आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आप जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह के हिसाब से आप माइक ले रहे हैं और आप अपनी आवाज़ के हिसाब से माइक ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी मैं ज़रा क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको ज़ीरो नॉलेज है इस हवाले से, तो उनको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो माइक है या ये वाला माइक है, इन माइक्स को कहते हैं डायनामिक माइक्स। ठीक है, एक माइक होते हैं कंडेंसर माइक। कंडेंसर माइक वो और तरह के होते हैं। वो उनके आगे वो गोल वाली वो शील्ड सी आपको लगानी पड़ती है। कंडेंसर माइक को फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। ये जो BM800 है ना, ये कंडेंसर माइक है। मैं BM800 क्यों नहीं यूज़ करता, या मैं BM800 आप लोगों को क्यों रिकमेंड नहीं करता, मैं बोया क्यों रिकमेंड नहीं करता? जो कंडेंसर माइक होता है वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको करंट दिया होता है। ये सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होते। अब कंडेंसर माइक गो के आवाज़ बहुत अच्छी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि साथ वाले घर में अगर कोई ज़रा सा खांसेगा भी ना, तो वो उसकी आवाज़ उधर से कैप्चर कर लेंगे। बाहर गली में कोई गुजर रहा होगा, उसकी आवाज़, आपके पंखा सामने AC चल रहा है, उसकी आवाज़, ठीक है। इवन कि आपने अगर आप पाँव से भी हल्का सा भी यूं किया तो उसकी आवाज़ भी इसमें आ रही होगी। अब वो माइक उन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर स्टूडियो बना होता है, जिसमें वो सारे फोम लगे होते हैं, छत पे भी, दीवारों पर भी। उसको कहते हैं ट्रीटेड रूम, एक्विस्टिक रूम। उन कमरों के अंदर वो माइक्रोफोन जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वरना वो माइक्रोफोन इतने सेंसिटिव हैं, वो आपकी जो है वो इधर उधर की सारी आवाज़ें जो है वो खींच लेते हैं। फिर हमारे कमरों के अंदर कुछ ऐसा नहीं लगा होता, हमारी आवाज़ दीवारों में लग के गूंजती है और वो उसकी गूंज फिर माइक में आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि सर आवाज़ गूंज बहुत रही है, इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगाता हूँ वो ठीक नहीं लगते। वो इसीलिए नहीं लगते, एक तो वो शोर ज़्यादा होता है उसमें, दूसरी आपके कमरे की गूंज ज़्यादा होती है। अभी जो मैं जिस कमरे के अंदर बैठा हूँ, ये कमरा अच्छा खासा खुला है, ये 15 बाय जो है वो मेरा ख्याल है कि 12 का कमरा होगा ये। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें, और उसके अंदर कोई मैंने फोम कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उसके बावजूद जो है ये सामने आपके माइक्रोफोन है, मेरी आवाज़ नहीं गूंज रही, या ये जो बाकी 2 माइक मैंने लगाए थे इनमें भी मेरी आवाज़ गूंजी नहीं है। वो यही वजह है कि डायनामिक माइक मैंने यूज़ किए हैं। तो आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है, आपने अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हुए भी माइक जो है वो उसको रखना है कि कंडेंसर लेना है या डायनामिक लेना है। फिर आपने कौन सा माइक लेना है और कौन सा नहीं लेना। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है वो कुछ मज़ीद मेरा ख़्याल है कि लोगों को सवाल यहाँ पर होंगे, जिनमें मुक़द्दस अली हैं, इनको हम ले लेते हैं। मुक़द्दस भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शुक्रिया आपने अनम्यूट किया। जी। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि आपने माइक और वॉइस ओवर के लिए आपने डिस्टेंस कितना रखना है। जी, जी। ये तो आपने वॉइस ओवर के लिए बताया, लेकिन जब हम ASMR की वीडियोज़ शूट कर रहे होते हैं, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, जी। मार्बल के लिए, तो हम मल्टीपल कैमराज़ या मोबाइल यूज़ करते हैं। तो एक एंगल जिसके साथ हमने अपना माइक अटैच किया हुआ है, जी। उससे वॉइस जब हम सेव करते हैं और फिर जब उसको सिंक करते हैं दूसरी जगह पे जाके, तो उसकी वॉइस में फ़र्क आ जाता है। यानी जो बंटे जा रहे हैं या ASMR की वीडियोज़ हैं, तो बिल्कुल। उसकी वॉइस में फ़र्क आ जाता है। यानी आप समझिए कि नॉर्थ पे थे, तो हुँ, साउथ वाले कैमरे की आप वीडियो भी सामने दिखाना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। लेकिन उसकी वीडियो और ऑडियो में डिफ़रेंस आ जाता है। तो इसको हम किस तरह सिंक करेंगे फिर? इसको हम इस तरह से सिंक करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आपके पास 20 कैमरे भी हैं ना, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है।
वो इसलिए इशू नहीं आना चाहिए कि जो सेटिंग आपने एक कैमरे के ऊपर रखी है वही आपने सेटिंग बाकी सब कैमरों के ऊपर रखनी है। सेटिंग इन अ सेंस मैं अब आपको बताता हूँ। आपने ऑडियो की सेटिंग उसके अंदर तो जो है वो जो लेवल रखना है ना वो तो आपने एक के ऊपर सेट कर लेना है, जो भी सेट करना है। अब आपने जो मेन आपका कैमरा है उसमें आपने देखना है कि मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो 1080p पे रिकॉर्ड हो रही है, बाकी सब में भी 1080p पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जिसका आपने उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कौन से फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो रही है, बाकी सब पे भी वही फॉर्मेट होना चाहिए। तीसरी चीज़, कौन से फ्रेम रेट के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। मिसाल के तौर पर एक कैमरा जो मेरे सामने लगा है उस पर हो रही है ये 24 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। जो मेरे इस साइड पे कैमरा लगा है उस पर हो रही है 30 फ्रेम पर सेकंड। तो देखें, एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है और एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम है, तो कैसे मैच होंगे? 24 से 24 तो मैच हो जाएंगे, लेकिन वो जो 6 फ्रेम है उसने कैमरे ने कहीं ना कहीं तो उनको एडजस्ट करना है ना। लॉजिक समझ रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सर, मुझे समझ आ रही है। सर एक थोड़ा देखिएगा, जब मैं मिसाल के तौर पे स्लोप के ऊपर बंटे पड़े हुए हैं, मैं दरमियान में हर्डल रखता हूँ, तो मैं फौरन उठाता हूँ तो वो बंटे जो है वो स्लोप के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो माइक लगा हुआ था ये इसके बिल्कुल पास लगा हुआ था। अब मेरा ट्रैक है थोड़ा सा लेंथी। अब आगे मैंने एक गाड़ी रखी है, यानी समझे डंपर रखा हुआ है, उसके अंदर जब जाके बंटे गिर रहे हैं, वहां की वॉइस, अगर मैं माइक वहां रख के यूज करता हूं तो वॉइस में डिफरेंस होता है। अगर वही माइक मैं यहाँ जो शुरू में जहां से बंटे मैंने अभी गिराना शुरू किए यहाँ रख के शुरू करता हूँ वही वॉइस, तो दोनों में डिफरेंस आता है। इस चीज को किस तरह इक्वल करेंगे? अगर अच्छा फॉर्मेटिंग सेम है, फ्रेम रेट भी सेम है, तो फिर इसको किस तरह करेंगे? देखें देखें, अब या तो हर कैमरे के ऊपर आपका सेम माइक लगा हो, फिर अभी मैंने आपको डिफरेंट माइक्स दिखाए ना कि हर माइक की क्वालिटी डिफरेंट है। इवन के एक ही कंपनी के डिफरेंट मॉडल्स के भी डिफरेंट वॉइसेस होती हैं कि अंदर उसके। अब देखें, आपने हर कैमरे के अंदर डिफरेंट जो है वो लगाया होगा। इवन के अगर डिस्टेंस भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, अब देखें जिस डिस्टेंस से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे होऊंगा, देखें मेरी आवाज़ तब्दील हो गई। अगर मैं बिल्कुल करीब हो जाता हूं तो फिर आप देखें कि अब मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। उसका सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, उसका कर कुछ नहीं सकते कि सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपने माइक, ये जो इस तरह की एसएमआर की वीडियोस होती हैं, इनके लिए आपने जो माइक लेना है वो कंडेंसर माइक लेना है। ठीक हो गया। कंडेंसर के अंदर भी शॉर्ट गन लेना है। शॉर्ट गन, वो जो कैमरे के ऊपर वो लंबे वाला नहीं लगा होता, जी अगर बिल्कुल। आपको वो शॉटगन आपने माइक लेना है, वो इस मकसद के लिए, इस तरह के मकासद के लिए बेहतरीन माइक है वो, ठीक है। वो जब आपने यस सर। माइक ले लेना है, वो आपने कैमरे के ऊपर फिट नहीं कर देना है। अगर आप उसको कैमरे के ऊपर जो है वो फिट करेंगे तो फिर जो है वो आपको जो सिलसिला है वो बनेगा। जी बिल्कुल। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं इनकी बात यस को सर। पूरा कर दूं। अच्छा, ऐसा है कि फिर जो है वो जो सिलसिला है वो आपका, आपने क्या करना है, एक लंबी केबल ले लेनी है, किसी एक जी। कैमरे में उस केबल लगा देनी है, और आपको फिर थोड़ी साथ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ बांटे जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे साथ में आप यूं उसको तार से पकड़ लें ऊपर, और साथ साथ में उसको मूव करते चले जाएं। आपकी इक्वल आवाज़ रहेगी। या तो आप फिर एक जैसे 3-4 माइक ले लें और हर कैमरे के ऊपर लगा दें, या फिर एक ही, अगर आपकी अभी स्टार्ट में इस्तेदाद है तो आप उसको थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। देखें, जुगाड़ ही अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं ना, इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते कि 25-30 हज़ार का एक के ऊपर लेके माइक लगा लें, 25-30 का एक के ऊपर, 25-30 का एक के ऊपर। तभी फ़िलहाल इस तरह से आपको गुजारा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हम एडिटिंग में कभी भी उसको जो है वो इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर, मुझे काफ़ी हद तक आपकी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। एक और चीज़ इसमें क्लियर कीजिएगा, जब हम कंडेंसर माइक यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है हम घर में वीडियो बना रहे हैं, तो गली मोहल्लों में भी कोई चल रहा है, पाँव की आवाज़ भी है, तो वो फिर सारी कलेक्ट करके दरमियान में डाल देगा? ये आपने पहले बोला ना? सर बिल्कुल वो करेगा, लेकिन फिर आप वक्त रात का चूज़ कर लें ना, रात को आप बना लें, रात को सर करें। उसमें अब उसमें जब मिसाल जैसे आपने एसी की मिसाल दी, तो मेरे रूम में एसी चल रहा है, गर्मियों में भी चलता है, सर्दियों में हीटर है, तो इसकी भी तो वो साउंड उसमें रिकॉर्ड करेगा। अब अब इसको देखें, एज़ ए नॉइस रिमूव करेंगे? जो कंडेंसर माइक होता है ना, इवन कि आपका ये कंडेंसर माइक है,
ये इधर से भी आवाज़ लेगा, इधर से भी लेगा। अब मेरी वीडियो भी देख रहे हैं ना साथ में, इधर से भी जी आवाज़ बिल्कुल। लेगा। जो शॉटगन माइक होता है वो होता कंडेंसर है, वो सिर्फ ये सामने से आवाज़ लेगा, सिर्फ सामने से, ना इधर जी से ठीक आएगी, है। ना इधर से आएगी, ना इधर से आएगी। अब अगर जी मेरे ठीक है। सामने एसी चल रहा है और मैं एसी के सामने करूँगा तो वो फिर एसी की आवाज़ लेगा। अगर मैं उसको इस तरह से घुमा दूंगा फिर वो पीछे से एसी की आवाज़ नहीं लेगा, वो सिर्फ आगे से मेरी आवाज़ लेगा और वो पीछे वाली ओके आवाज़ ओके। लेगा। ठीक है, तो आपने जी सर। एडजस्टमेंट उसको इस तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर, एएसएमआर की जब हम नॉइस रिमूव करते हैं तो मैं मेनली 3-4 स्टेप कर रहा हूँ। नॉइस रिमूव करना, इक्वलाइजेशन करना और नॉर्मलाइजेशन करना और एक और है वो मेरे ज़हन में नहीं है। क्या यही पॉइंट्स डील करने चाहिए या इससे बिल्कुल मज़ीद ऐसे ही है, बेहतर करने के बिल्कुल लिए ऐसे। या देखिए नॉइज़ रिमूव करें, कंप्रेसर ज़रूर लगाएँ उसके अंदर क्योंकि वो कंप्रेसर, यस कंप्रेसर आपने रिमाइंड करवा दिया। बस ठीक है, फिर लगा रहे हैं तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। जी, थैंक यू सर बहुत थैंक यू जी, थैंक अल्लाह यू। आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जी, सैफ भाई आ जाएँ आप। जी, बड़ी ज़बरदस्त क्लास चल रही है शाहिद भाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मेरे लड़के भी सामने बैठे हैं, मैं उनको हिलने नहीं दे रहा। मैंने कहा कि भाई आपने हिलना नहीं है, ये मौके बार-बार नहीं मिलते, ये भाई बार-बार हाथ में नहीं आता, ठीक है? तो मैंने कहा थोड़ा-सा एक 5 मिनट का इनको ब्रेक दीजिए। अच्छा, एक तो इन्होंने क्या करना है कि तौकीर इनके साथ आप अटेंडेंस शेयर करो कि अटेंडेंस लगा दें। दूसरा इन्होंने क्या करना है कि ये सब जाएँगे फ़ेसबुक पे और फ़ेसबुक पे इस क्लास का रिव्यू देंगे और सर का नाम लिख कर देंगे, ठीक है? और बताना है कि उनको आज की क्लास में क्या सीखने को मिला या सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा और क्लास के बाद जो आपका रिव्यू होगा उसमें आपने बताना है कि आपने क्या-क्या सीखा, ठीक है? बिल्कुल। और हम इंतज़ार करें 5 मिनट हैं, 10:10 हो गए हैं, 10:15 तक हम वेट करेंगे और अटेंडेंस लगा लें आप लोग 5 मिनट और 5 मिनट तक आप लोगों ने रिव्यू देने हैं। 219 बंदा बैठा है, 219 पोस्टें ही होनी चाहिए। आप सबके रिव्यू हमें दरकार हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि क्लास में कितना मज़ा आ रहा है। डन हो गया। सैफ भाई बहुत जो है वो वाक़ई में अच्छा लग रहा है। आपने बड़ा ये अब देखें आप किस कदर वरना देखें हमारा मुआशरा जो है वो इस डगर पे पहुंच चुका है कि अगर मैं कमा रहा हूँ मैं किसी को और क्यों बताऊं कि जी कि ये कमाने के गुर है। तो मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को कि यार एक बंदा आपको इस कदर सर दर्द, ये बड़ी सर दर्दी होती है। मैं इसको समझ सकता हूँ कि इतने बंदों को हैंडल करना, कोर्स लॉन्च करना, फिर सारे मेंटोर्स को इकट्ठे करना, ये सारी चीज़ें कौन सर दर्दी लेता है। तो और फिर कमाने के ज़रिए बता देना, मतलब अपनी रोज़ी रोटी पर जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अपनी रोज़ी रोटी पे कौन लात मारता है, तो ये वही वाला हिसाब है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग नहीं सीखते, नहीं समझते, तो फिर ये इनका अपना कसूर है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है अदिल भाई, ये आपने जो बात फरमाई और मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हम इनको सिखाते हैं और उल्टा लोगों की बातें हमें सुनना पड़ती हैं। सही। लोगों के ताने हमें सुनना पड़ते हैं, हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है इससे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात करूँ कि जब भी मैं कोर्स करवाता हूँ अ, मेरे जो वो लोग जो हसद रखते हैं या वो लोग जो नादान हैं, उनको मौका मिल जाता है बोलने का, ठीक है? बिल्कुल। और हम सोचते भी इनका ही है। यकीन करें कि मैं 2017 से सिखा रहा हूँ और मैंने हर बार ये सब गँवाए। हमने 2019 में रमज़ान में कोर्स करवाया जिसमें हमारे पास 700 बंदा लाइव बैठा था। हम्म। ठीक है? उन सबको सिखाया। दुःख इस बात का था हमें आदिल भाई कि हम लोग जब वो करते हैं फॉर्म शेयर करते हैं उसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है 2000 लेकिन जब क्लासेस शुरू होती है तो हमारे पास होते हैं 700 बंदा। 700 फिर बंदे। दूसरी क्लास में हमारे पास 500 होता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो बंदा हमारे पास 100 या 50 पे आके रह जाता है। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। क्यों? मतलब हम फ्री सिखा रहे हैं इसीलिए, इसीलिए ठीक है? कदर इसके नहीं बाद हमने करते ना। फेसबुक का एक ऐसा कोर्स करवाया शाहिद भाई दिल भाई कि आप यकीन करें कि उसने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए कि क्या कर रहे हो? हमारी रोज़ी-रोटी पे पाँव मार रहे हो। मैंने कहा देखो यार, सिखाने से नॉलेज बढ़ता है और रिज़्क अल्लाह ने आपका लिखा हुआ है वो कभी कम नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है? वैसे ही है। अदि अदिल भाई जहाँ मैं इनको सिखाने में टाइम देता हूँ ना कसम से, उतने में अगर मैं अपने मेरे पास जो टीम है उनको बैठूँ कि यार एक बंदा स्क्रिप्ट लिखे, एक बंदा वॉइस ओवर करे, एक बंदा वीडियो बनाए, तो मेरी कहने में
इतने टाइम में क्या नाम है डेली की 5 वीडियोस बन जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सिखाएं। और आपका बहुत शुक्रिया आदिल भाई, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं है, आपके लिए तो हमारी जान मैं आदिल भाई साथ देखता हूँ कि किसी ने पोस्ट की है या नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ अगर पोस्टें नहीं आई तो आपने क्लास भी कंटिन्यू नहीं करनी है। ये लोग ठीक है, ठीक हो गया। मैं चेक करता हूँ, सिर्फ 29 पोस्ट आई हैं, 29। चलें जी, 50 हो गई हैं। 200 पोस्ट चाहिए जी। 2 मिनट है आपके पास, साथ अटेंडेंस भी लगाएं आप लोग। और साथ साथ आदिल भाई, अटेंडेंस हमने इसलिए रखी ना, हमने कहा कि जो बंदा हमारे साथ क्लासें पूरी नहीं लेगा उनको हम फ्यूचर में अपने नेक्स्ट कोर्सेज में ऐड ही नहीं करेंगे। जो बंदा सीरियस ही नहीं है बिल्कुल हमारे साथ, तो उनको हम दोबारा से अपने साथ लिंक नहीं करेंगे। ये ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो आपने कमाल कर दिया ना। 1 मिनट रह गया और आपकी 70 पोस्ट हैं। बड़ी अफसोस की बात है यार। वाह आदिल भाई, क्या पिक्चर आई है आपके, लोगों ने पिक्चर भी लगाई हुई है माशाल्लाह। अच्छा, मैं देखता हूँ यार। मैं तो इन रिव्यूज की वीडियो बना लेता हूँ, फिर आपको सेंड करता हूँ। चले, ये अच्छा हो जाएगा। सब रिव्यूज दीजिए ताकि वीडियो में आपका नाम आ जाए। अदिल भाई, आप नए ग्रुप में एडमिन है? नहीं, आपकी चलें फिर करम आपको ऐड करते हैं। जिस दिन होगी हम एडमिन हो जाएंगे। नहीं, दोबारा एडमिन करते हैं। असल में वो हमारा ग्रुप दूसरी तीसरी बार डिसेबल हाँ, हो बस रहा है। वो यही मसला है ना। दूसरी दफ़ा जब आपका बना, आपने एडमिन बनाया, तीसरी दफ़ा बनाया, फिर चौथी दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा तो डिलीट हो चुका है ये ग्रुप। वो कोई ना कोई अब वो मसले करते हैं, कमेंट करते हुए ज़रा ख्याल नहीं करते, पोस्टें करते रहते हैं इधर उधर। तो चलें जी अदिल भाई, 150 पोस्टें हो चुकी हैं। चले माशा। और आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और मैं अपना माइक भी ऑफ कर देता हूँ। चले, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और जो अगला सिलसिला है वो अब हम आएंगे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते वक्त किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ें हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा पहलू है कि जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब एडोब एडिशन अगर कोई नहीं भी यूज़ करता कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बेसिक ही हैं। मतलब अगर कोई मेहरान चला रहा है या कोई सिविक चला रहा है तो भाई गियर वैसे ही लगाने हैं। मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल में बस फ़र्क होगा, गाड़ी चलानी तो वैसे ही है ना। सड़क पर निकलेंगे, जीटी रोड पे निकलेंगे तो वैसे निकलेंगे, अगर आप मोटरवे पे जाते हैं तो वैसे जाते हैं। तो आपने वो चीज़ बेसिकली जो है वो सीखनी और समझनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ भी जब नया शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं नई ऑडियो फाइल जो है वो शुरू करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये सैंपल रेट आता है, एक नंबर 1 चीज़ कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है प्रो लेवल की, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। ये 44,100 यानी 44,100, और दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर 48,000 वाला। ये
इन दोनों के ऊपर आपने रखना है। मैंने 48,000 वाले के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। यार ये क्रॉस कौन लगा रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं बीच में, ये ना करें। अच्छा, ये चैनल आपने स्टीरियो रख लेना है। अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस है तो ऑडियो इंटरफेस हमेशा मोनो में करता है, वो स्टीरियो फिर आपको नहीं करेगा। चैनल आपने यहाँ पर ये देखें स्टीरियो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जो बिट रेट है वो मैंने यहाँ पर 32 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि वो सिलेक्ट करके बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये नीचे जो ये आपके पास ये देखें 8, 16, 24, 32, ये 32 है। ओके, हम इसको कर देंगे यहाँ पर। ये इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा। ये आप अगर ऑडासिटी में भी करते हैं तो आप ये सेटिंग ऑडासिटी के अंदर जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ये देखें जी, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों को देखें कि आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, कितनी क्लियर आ रही है। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग मुझे रिकॉर्डिंग भेज रहे होते हैं कि सर हमारी रिकॉर्डिंग ज़रा चेक कर लें, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से होती है। ये देखें जी, मैंने पूरा गेन खोल दिया, आपको अब शोर भी सुनाई दे रहा होगा, आपको ये आवाज़ जो है ये ब्लास्ट होती हुई भी आपको दिखाई दे रही है। तो आपने कतन इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से इन लेवल्स पे रिकॉर्डिंग करेंगे, जो मर्जी दुनिया जहान के आप इफ़ेक्ट लगा लें, आपकी आवाज़ कभी भी अच्छी नहीं होगी। अगर आप इस टोन के ऊपर और इन लेवल्स के ऊपर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, लेवल्स यहाँ पर देख लें, -21 से ऊपर लेवल्स हैं, और ये अगर मैं मैक्सिमम भी ऊंचा बोलता हूँ तो ये -9 तक आपको जो है वो जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि पीले पीले हिस्से में ये रहता है। -9, अगर -6 तक चले जाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर आपके -3 तक भी चले जाते हैं तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कोशिश ये करें कि -27 से ऊपर हों, -27 से ये नीचे। अब -27 तो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है ना। अगर उससे ऊपर होते हैं -24 तो अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं। -24 से -9 या -6 के दरमियान में अगर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तो आप उसके ऊपर बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। अभी हम एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करते हैं इसी के ऊपर। ये रिकॉर्डिंग तो आपको मैं वैसे करके जो है वो दिखा रहा था। कोई भी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम वही जो टैक्सी ड्राइवर वाला था वो छोटा सा हम रिकॉर्ड करते हैं, और विद इफ़ेक्ट और विदाउट इफ़ेक्ट जो है वो चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होती हैं, वो आप ज़रा देखिएगा। आपको बड़े अच्छे से जो है वो तसल्ली जो है वो हो जाएगी। या फिर हम जो है वो कह लेते हैं, एक छोटा सा शेर हम जो कर लेते हैं। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अब ये हो गई मेरी रिकॉर्डिंग। अब इसको मैं इसकी जो रॉ थी वो मैं आपको सुनवाता हूँ। इसकी आप आवाज़ सुनिएगा, फिर हम इफेक्ट लगाएंगे तो फिर देखिएगा कितना ह्यूज डिफरेंस आएगा। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये बिल्कुल रॉ वॉइस है। इसके ऊपर मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है, वो मैं प्रीसेट इसके ऊपर जो है वो लगाता हूँ। फिर आप देखिएगा कितना फ़र्क आ जाएगा आवाज़ के अंदर, सुनने में कितनी अच्छी लगेगी। इसका मैंने नॉइज़ निकाल दिया है। ये देखें, एक तो आवाज़ भी इन्हेंस हो गई, ब्लास्ट भी नहीं हुई, और सारी चीज़ें अब सुनिएगा ज़रा। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आपको फिर इफ़ेक्ट लगे हुए या इफ़ेक्ट जो है वो, अब अगर ज़्यादा क्रिस्प आवाज़ पसंद है तो वो आप यहाँ पर पैरामेटिक इक्वलाइज़र में आके थोड़ा सा उसको और बढ़ा देंगे। मकतबे, ये देखिए अब बेस ज़्यादा होगी, आवाज़ फटना शुरू होगी। मुझे बेस को बिल्कुल बढ़ाना ही। इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब ये देखें, एट द एंड पे आके हम इसके ऊपर कंप्रेसर लगा देंगे, सिंपल सी बात है।
हमने जैसे कंप्रेसर लगाया सारी आवाज़ इक्वल हो गई। और अब वो पहले वाली आवाज़ देखें और इस आवाज़ में देखें कितना फ़र्क है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो एट द एंड नतीजा क्या निकला? अच्छा माइक हो, आवाज़ रिकॉर्ड करने का तरीका आता हो, सही जगह पे स्ट्रेस पॉज ले रहे हों, आपकी बॉडी जेस्चर्स आपके ठीक हों, टोन आपकी ठीक हो, रिकॉर्डिंग करते वक्त आप चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, और उसके बाद फिर जब आप इफ़ेक्ट लगाते हैं तो क्यों ना आपकी आवाज़ अच्छी हो, आपकी आवाज़ यकीनन अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं इनका ख्याल करेंगे तो फिर शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। बाकी इंशाल्लाह कभी फिर सेशन जो है वो रहा तो उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज भी, कुछ टिप्स भी आपको और भी उनके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। अभी तक यहाँ तक किसी को किसी किस्म का कोई मसला है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। 3 लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब जो है वो मैं दूंगा। उसके बाद थोड़ी सी माजरत के जी इतना ही वक्त मैं दे पाऊँगा। 1.5 और की मैंने कमिटमेंट की थी सैफ भाई से, उससे ज़्यादा क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरी कहीं और कमिटमेंट है। कल वो एक जो सानेहा हुआ, एक जो हादसा हुआ, उसकी बिना पर चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हमें करनी पड़ी। वरना अगर कल क्लास होती, बस अल्लाह को मंजूर नहीं था वो, और अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करें, वरना शायद 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लास भी हो जाती तो कोई उसमें मसला ना होता। अच्छा जी, हसन है हमारे साथ यहाँ पर। हसन आपको अनम्यूट है वो मैंने किया है। जी हसन। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी हसन। जी, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, आपने माइक खरीदने के हवाले से बताया था जी, कि जी। अपनी आवाज़ पिच को हमने मद्देनज़र रखना है और माइक की पिच को भी। जी, तो वो जी। क्या तरीकाकार होता है जिससे हम अपनी आवाज़ की पिच को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और उसी हवाले से माइक भी प्रॉपर ले पाएँ? सही, ठीक हो गया जी, बता देते हैं, अभी आपको बता देते हैं। इसके अलावा और कुछ शुक्रिया। जानना है? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद जी अब्दुल मनान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो इफ़ेक्ट्स आपने बताए ऑडियो पे उनको प्लीज़ रिपीट कर दें और अगर थोड़ा-सा उसका प्रैक्टिकल दिखा दें, ठीक तो है। वो आसानी हो जाएगी। चलें, दोनों चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ थोड़ी-सी शेयर कर देता हूँ कि ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी बहुत कैसे शुक्रिया। आपने जाननी है और बाकी चीज़ें जो है वो कैसे आपने करनी है। अच्छा जी, ये शेयर एक दफ़ा हम स्क्रीन फिर कर लेते हैं। ये आ गई जी स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, एनोटेशन ऑफ 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 ऑफ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेरी वो आवाज़ है जो रिकॉर्ड की थी मैंने। सारे इफेक्ट इसके ऊपर से ख़त्म कर दिए। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला, बिल्कुल रॉ वॉइस। इसको आपने कैसे देखना होता है, ये जी। सिर्फ आप एडोब एडिशन के अंदर ही देख सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में आप आ जाएंगे, यहाँ पर है जी, ये क्या कहते हैं, किधर गया, फ़िल्टर एंड इक्वलाइज़र। फ़िल्टर एंड इक्वलाइज़र के अंदर आप आ जाएंगे पैरामेटिक इक्वलाइज़र। ये जान है इस पूरे सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएं। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा आप गौर करें, इसके अंदर ये है जी एल, ठीक है, और ये है जी। एच। एल का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी और एच का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। लो को आम जुबान में बेस कहा जाता है और हाई को आम जुबान में ट्रेबल कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपने देखना है कि आपकी आवाज़ में कौन सी फ्रीक्वेंसी, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा। मकतब, देखें अब आपको क्या लग रहा है इश्क का, कि मेरी आवाज़ में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कौन सी कम है? सर, इसमें हाई वाली आ रही है ज़्यादा, हाई मेरी जान मेरे ख्याल में। इस साइड पर है, हाई ये है, ये हाँ, लो सही है, मेरी लो है। वाली आ रही है फिर। लो जी, जी, वाली लो वाली ज़्यादा आ है, रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज़ बेसी है। जी।
ठीक है। तो अब मुझे इफ़ेक्ट लगाने में भी आसानी होगी। मुझे पता है कि मुझे बेस ज़्यादा बढ़ाऊंगा मेरी आवाज़ फटना शुरू हो जाएगी। मुझे अपनी आवाज़ को क्रिस्प करना है। मुझे जो माइक्रोफोन लेना है वो भी ऐसा लेना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेस ना हो, बस वो बेस को आगे लेकर चल रहा हो, जिसके अंदर ट्रेबल वाला एलिमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, यानी उसका जो हाई एंड है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बता रही है, हर बंदे की डिफरेंट होगी। आप अपनी आवाज़ पे करके देख लीजिएगा, आपको अपनी आवाज़ पे ये मुख्तलिफ दिखाई दे रही होगी, ऐसे नहीं होगी ये। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, अगला काम मैं ये कर लेता हूँ यार। ये एनोटेशन मैं पहले भी बंद की थी ये। अच्छा जी, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहला जो आपने इसमें का, मैंने अपना एक वो बना के रखा हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, नॉइज़ निकाल लेते हैं, और नॉइज़ का ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, नॉइज़ रिडक्शन के अंदर आप खोल लेते हैं इसको। और सॉरी जी, ये आपने इस तरीके से, मेरे तो वैसे नॉइज़ ये देखें आ ही नहीं रहा ना, तो लेकिन फिर भी एहतियातन ये आप इसको सिलेक्ट करके इस तरह से कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे, दोबारा से नॉइज़ रिडक्शन कर देंगे और इसको कर देंगे अप्लाई। जो भी आपकी नॉइज़ थी वो सारी की सारी जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद जो सबसे पहले मैं काम किया करता हूँ वो यही किया करता हूँ कि आप इफ़ेक्ट्स में आके इसको नॉर्मलाइज टू 0 1 कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा, सॉरी, फेवरेट्स में आके नॉर्मलाइज टू 0 1 डेसिबल, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। अभी भी आप देखें आपको आवाज़ किस तरह से सुनाई दे रही है। अब मैं दोबारा से पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र के अंदर आऊँगा, इसके अंदर ये आपका आ जाएगा लाउडनेस मैक्सिमाइज़र। इसके अंदर सिर्फ दो ही, ये देखें एल और एच, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब देखें थोड़ी मज़ीद बेहतर हो गई। हम दोबारा से आएंगे यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेसर के अंदर, यहाँ पर मैं इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट इफेक्ट लगाता हूँ। इस आपने आउटपुट गेन की तरफ देखना है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, यहाँ पर आपने ब्लास्ट नहीं होने देना। हाँ, उसको छुट्टी ना मिली, इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो आपको अगर मज़ीद जो है वो ज़रूरत है, आप समझते हैं बेस वगैरह लगानी है, तो आप उसी के अंदर ही मल्टी बैंड के अंदर आके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा टाइटर बेस, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगाता यहाँ पर। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला दे। और फिर अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कंप्रेसर लगाना चाहिए तो मैं फिर ये डायनामिक के अंदर आके कंप्रेसर जो है वो लगा दूंगा। तो ये इस तरीके से आपका वो कंप्रेसर लग जाएगा। और अब आप सुनिएगा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। ये ओवरऑल जी पूरा प्रोसेस इस तरीके से चल रहा होता है। अब आपको जो है वो माइक सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें भी जो है वो मेरा ख्याल है कि अच्छे से अंदाज़ा हो गई होंगी कि फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने किस तरह से देखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी एक दफ़ा फिर। दोबारा से मैं जो माइक है वो हैंड ओवर करूँगा सैफ भाई के, और इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। जी सैफ भाई। सैफ भाई इधर ही हैं? वेट कर रहा था। शाहिद भाई,
मैं अदिल भाई अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको शाहिद भाई बोलूं या अदिल भाई बोलूं। जो मर्जी बोल लें, दोनों मेरे ही नाम है। वो असल में अदिल मैं भाई आपको बात बताता ऐसी है हूँ, ना। वो हुआ यूं था कि मेरा जो पूरा नाम है, जो असली नाम है, वो है अदील शाहिद। जो आपके ग्रुप के साथ हशर होता रहा है, वो मेरी आईडी के साथ भी होता रहा है। एक दफ़ा ब्लॉक करवाई लोगों ने, दूसरी दफ़ा ब्लॉक करवाई, तीसरी दफ़ा ब्लॉक करवाई। यार पता नहीं, हम किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन वो ब्लॉक होने के बाद फिर मैंने शाहिद अदील के नाम से बना ली। मैंने कहा यार चलो, नहीं तो नाम से। तो वो मेरा पूरा नाम अदील शाहिद है। तो आप शाहिद भी कह दें, मुझे अक्सर कुछ मेरे दोस्त शाहिद कहते हैं, कुछ अदील कहते हैं, तो कुछ कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है अदिल भाई। बस वो जिस दिन से आपने मुझे बताया ना कि मेरा नाम जो है वो मैंने चेंज किया है, तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, कभी शाहिद बोलता हूँ, कभी अदिल बोलता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी नाम ले हाँ, सकते हैं। तो अदिल भाई पहली बात के जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि एक बहुत बड़े कोर्स को या टॉपिक को जो आपने बताया कि वॉइस ओवर एक बहुत बड़ी फील्ड है, बिल्कुल। उसको एक क्लास में वाइंड अप करना मेरे ख्याल से पॉसिबल उस तरह नहीं है, लेकिन आपने फिर भी बहुत कोशिश की, मैं पूरी क्लास ली है। ठीक है, सिर्फ एक बार माजरत चाहूंगा कि मैं वॉशरूम चला गया था, ठीक है, वो कोई मैं मसला इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। कोई मसला ठीक है, तो बाकी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाने की और बहुत जामिया बातें की, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसा करते हैं कि बातें ज्यादा करते हैं और सिखाते कम है। आज आपकी क्लास ऐसी थी कि बातें कम थी और सिखाना उसमें ज्यादा था। ठीक है, और मेरी आप सबसे एक ये वो भी है, मुझे अभी तक यकीन करें भाई ने नहीं बोला, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप लोग वैसे बाय साइड सिर्फ यूट्यूब के लिए करना चाहते हैं तो वो इट्स ओके, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वॉइस ओवर के, तो सर का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर कोई कहे कल को कि भाईजान मुझे फायदा नहीं हुआ, मैं जुर्मदार हूं उसका, मेरे से आके मैं उसकी भरपाई करूंगा, सीधी बात है। ठीक है, उसके अलावा शुक्रिया अदिल भाई आपका टाइम देने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर भाई, थैंक यू जी। ओके जी, ओके ओके। मैं अब आपको बना दूं या क्लास को ख़त्म कर दूं? आपका एंड जो कर दें, एंड कर दें, एंड अच्छा, कर दें। चलें जी, मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।